हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, एसएससी फेज का एग्ज़ाम 24 जुलाई से 1 अगस्त तक है। तो आज के इस वीडियो में एसएससी फेज में आने वाले सभी महत्वपूर्ण और पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसका पहला प्रश्न है हम लोग का, इतिहास के पिता कहा जाता है। बताना इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में हेरोडोटस को, ऑप्शन बी में एरिस्टोस्थेनीज को, ऑप्शन सी में सुकरात को, ऑप्शन डी में आक्रमडीज को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी हेरोडोटस को इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। बताना है हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी में है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी में है अमलानंद घोष, ऑप्शन डी में रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी की थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है। बताना है मोहनजोदड़ो में पाया गया सबसे बड़ा इमारत इनमें से कौन है। ऑप्शन ए में विशाल अनागार, ऑप्शन बी में है महान अनागार, ऑप्शन सी में स्तंभ हाल, ऑप्शन डी में 2 मंजिला मकान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी विशाल अनागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत विशाल अनागार है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है। बताना सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है। ऑप्शन ए में है जाति समाज, फिर ऑप्शन बी में प्रकृति की पूजा, ऑप्शन सी में पशुपालन, ऑप्शन डी में व्यावसायिक शहरी जीवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, व्यावसायिक शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा की खंडहर मिलते हैं। बताना है इनमें से कौन सा नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलता है। तो ऑप्शन ए में है सतलुज, ऑप्शन ए में है सतलुज, ऑप्शन बी में है झेलम, ऑप्शन सी में है भोगवा, ऑप्शन डी में है रावी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, रावी नदी के किनारे। देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं, किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है हाल फिलहाल के परीक्षाओं में आने वाले। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, त्रिपिटम धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है। बताना है त्रिपिटम धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए में है हम लोग का जैन धर्म से, ऑप्शन बी में है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी में हिंदू धर्म से, ऑप्शन डी में ईसाई धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था। बताना है गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था। तो ऑप्शन ए में हम लोग का सारनाथ, ऑप्शन बी में वैशाली, ऑप्शन सी में है गया, ऑप्शन डी में है पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। सारनाथ इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 8वां नंबर, कनिष्ठ के शासनकाल में का आयोजन हुआ था। बताना है कनिष्ठ के शासनकाल का आयोजन हुआ था, कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है द्वितीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन बी में प्रथम बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी में चतुर्थ बौद्ध संगीति, ऑप्शन डी में तृतीय बौद्ध संगीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्ठ का शासनकाल चतुर्बौद्ध संगीति
में आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताना है गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए में है कुरु, ऑप्शन बी में शाक्य, ऑप्शन सी में ज्ञातक, ऑप्शन डी में है नंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, शाक्य। शाक्य इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? बताना है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। ऑप्शन ए में है 21, ऑप्शन बी में 22, ऑप्शन सी में 23, ऑप्शन डी में 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताना है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन ए में है राजगृह, ऑप्शन बी में वज्य, ऑप्शन बी में वज्य, ऑप्शन सी में पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी में वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, राजगृह है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो राजगृह है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? बताना है सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब उस समय किसका शासन था। तो ऑप्शन ए में है अजात शत्रु, ऑप्शन बी में है महापद्यंद, ऑप्शन सी में है धनानंद, ऑप्शन डी में है चतुर्गुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी धनानंद। धनानंद का शासन था जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अर्थशास्त्र की रचना किनके द्वारा की गई थी? बताना है अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में चाणक्य, ऑप्शन सी में अशोक, ऑप्शन डी में बिंदुसागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अर्थशास्त्र का रचना किनके द्वारा किया गया था? तो चाणक्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? बताना है किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? बताना है अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो ऑप्शन ए में 10, ऑप्शन बी में है 11, ऑप्शन डी में 12, ऑप्शन सी में है 12, ऑप्शन डी में 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। 13 में अशोक द्वारा स्थापित 13 शिलालेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? बताना है भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका अशोक, ऑप्शन बी में अकबर, ऑप्शन सी में हर्षवर्धन, ऑप्शन डी में कनिष्ठ। तो बताना है भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, कनिष्ठ। भारतीयों के महान सिल्क मार्ग कनिष्ठ के द्वारा आरंभ किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? बताना है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाया गया था। तो ऑप्शन ए में है कुषाण, ऑप्शन बी में है मौर्य, ऑप्शन सी में गुप्त, ऑप्शन डी में है भारतीय यूनानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, भारतीय यूनानी। भारतीय यूनानी के शासनकाल में चलाया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? बताना संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है। ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु,
ऑप्शन नंबर बी में पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी में बनारस, ऑप्शन डी में सांची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, तमिलनाडु से है। तमिलनाडु इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदीकाराम व मणिमेखलाई का संबंध किस धर्म से है? बताना है किस धर्म से इन लोग का संबंध है। ऑप्शन ए में हिंदू धर्म, ऑप्शन बी में जैन धर्म, ऑप्शन सी में बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी में ईसाई धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म से है। तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदीकारम व मणिमेखलाई का संबंध हिंदू धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताना है गुप्त वंश का किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी में कुमारगुप्त वन, ऑप्शन सी में चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन डी में है समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? बताना है किस गुप्त शासन के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी में चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन सी में समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी में कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू के शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से किस गुप्त शासन का अन्य नाम विक्रमादित्य था? बताना है किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी में चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन सी में समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी में कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त टू इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रस्थि किसके द्वारा लिखी गई थी? बताना है समुद्रगुप्त की जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रस्थि किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी में है कालिदास, ऑप्शन सी में है अमर सिम्हा, ऑप्शन डी में है हरिसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, हरिसेन इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? बताना इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो ऑप्शन ए में है मृच्छकटिकम, ऑप्शन बी में है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी में रघुवंशम, ऑप्शन डी में है मेघदूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, मृच्छकटिकम कालिदास की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी कालिदास की रचना ये तीनों है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, मृच्छकटिकम कालिदास की रचना नहीं है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? बताना है पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है। ऑप्शन ए में है हम लोग का सूर्दक, ऑप्शन बी में कालिदास, ऑप्शन सी में विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी में विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, विष्णु शर्मा इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पंचतंत्र रचयिता इनमें से कौन है? तो विष्णु शर्मा है, पंचतंत्र रचयिता विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। इसने राजस्थानी वास्तुकला किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मारू गुजर से भी जाना जाता है राजस्थानी वास्तुकला को। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर।
फिर अगला प्रश्न, जनसंख्या के घनत्व को मानव और ब्लैंक स्पेस के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। ब्लैंक स्पेस में क्या रहेगा, मानव और भूमि। मानव और भूमि, जनसंख्या के घनत्व को मानव और भूमि के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दक्षिण एशिया वितरण उपयोगिता नेटवर्क लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में उपयोगिताओं के विवरण का आधुनिकीकरण करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का विद्युत दीजिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्लैंक स्पेस सत्र में भारत छोड़ो संकल्प अनुमोदित किया गया था। कब किया गया था और कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया था वो बताना है। तो बॉम्बे में, ब्लैंक स्पेस में भराएगा बॉम्बे इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, उस मुगल बादशाह की पहचान करें जिसे उसके बेटों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध के बाद आगरा में जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, शाहजहाँ को जीवन भर के लिए कैद कर लिया गया। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बुल्स आई शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है। तो निशानेबाजी में बुल्स आई शब्द का उपयोग किस खेल में होता है। तो निशानेबाजी में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, भारत का संघीय न्यायालय ब्लैंक स्पेस अधिनियम द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। कब किया गया था बताना है। भारत का संघीय न्यायालय तो 1935 में भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है, बताना है। कौन सा संबंध गलत है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा, ये सिद्धांत न्याय संगत है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, बताना है। 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई में स्थापित किया गया था पहला सीमेंट संयंत्र। फिर अगला प्रश्न, एक ऐसे कारक की पहचान करें जो समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं कर सकता है, बताना है। कौन निर्धारित नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी देशांतर समुद्री जल के तापमान नहीं निर्धारित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, किस असमिया कलाकार को सुधाखंड कहा जाता है, बताना है। किस असमिया कलाकार को सुधाखंड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भूपेन हजारिका इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में किस उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विदेशी नागरिक भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत भारतीय अदालतों में न्याय हेतु आवेदन कर सकते हैं, और यह भी कहा कि ऐसे मामलों में महिला के निवास संबंधी तथ्य अनावश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यह किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी, बताना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी। तो 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। 3 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मंजूरी दे दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, बताना है। किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब वो अपना उपाधि नाइटहुड त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है? बताना है कौन जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एनिमल फॉर्म इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, 2005 में ब्लैंक स्पेस के लिए सुरेश तेंदुलकर 2005 में ब्लैंक स्पेस के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा बताना है। तो गरीबी के अनुमान के लिए 2005 में गरीबी के अनुमान के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑप्शन नंबर दूसरा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तेल क्षेत्र का कौन सा समूह असम में स्थित है? बताना है तेल क्षेत्र का कौन सा समूह असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डिगबोई और नहरकटिका। डिगबोई और नहरकटिका इज ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न, गर्भाशय, आँख की पुतली और श्वसन नली में किस प्रकार की पेशियाँ होती है? बताना है गर्भाशय, आँख की पुतली और श्वसन नली में किस प्रकार की पेशियाँ होती है। तो अरेखित पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 कीजिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यालय ब्लैंक स्पेस तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब आपातकाल पड़ जाता है तब कितने साल के लिए बढ़ाया जाता है? तो एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है कार्यकाल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न, कार्बन समूह में कौन सा उपधातु रासायनिक रूप से अपने समूह पड़ोसियों टीन और सिलिकॉन के समान होता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जर्मेनियम के लिए ऑप्शन नंबर दूसरा इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू उत्सव से संबंधित है? बताना है बोनालू उत्सव से कौन सा राज्य संबंध है। तो तेलंगाना इज ए करेक्ट आंसर। तेलंगाना बोनालू उत्सव के लिए संबंधित है। ऑप्शन नंबर दूसरा इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, अलारिपू जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम और तिलाना भारत की निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किस शैली के नियमित प्रतिरूप है? तो भारतनाट्यम इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, कालिदास ब्लैंक स्पेस के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त दूसरा। कालिदास चंद्रगुप्त दूसरा के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। देख सकते हैं सभी एसएससी फेज में पूछे गए प्रश्न हैं, तो सभी को अच्छे से देखते जाइए। क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, आपका भी एग्जाम में आ सकता है, तो सभी को याद करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी प्रकार के पीवाई के प्रश्न पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर